प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली उन्नाव से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका यह द्वितीय भाग है। पिछले भाग में आपने माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार से परिचय प्राप्त किया था। अब इस भाग के अंतर्गत हम वर्णोच्चारण स्थान से परिचय प्राप्त करेंगे, अर्थात कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इससे हमारा परिचय होगा। तो आइए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं। विस्तार देने से पूर्व हम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा बिंदु होगा वह होगा पाठ परिचय, अर्थात हम इस पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी विषय सामग्री है, उस पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है। उसके पश्चात हम शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत हम क्या सीखेंगे, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इन उद्देश्यों को हम स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात वर्णोच्चारण स्थान, ये इसका शीर्षक है, वर्णोच्चारण स्थान से आपका परिचय कराया जाएगा। कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण किया जाता है, इसका सम्यक ज्ञान आपको इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त होगा। तत्पश्चात किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है, यह भी ज्ञान आपको कराया जाएगा। आभ्यंतर और बाह्य इस प्रकार से प्रयत्न होते हैं, तो उन प्रयत्नों से भी आपका परिचय हम कराएंगे। सबसे अंत में आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को आपके सम्मुख रखेंगे, जिन्हें आप हल करेंगे। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाठ परिचय में पाठ का नाम वर्णोच्चारण स्थान है, व्याकरण का जो कि पाठ है। वर्ण अर्थात ध्वन्यात्मक वर्ण या अक्षर किसी भी भाषा की सबसे प्रारंभिक इकाई होती है। वर्णों के अभाव में किसी भाषा की कल्पना करना एक मिथ्या है, अर्थात किसी भाषा की कल्पना करना वर्णों के अभाव में यह संभव नहीं है। इसलिए व्याकरण मर्मज्ञ किसी भाषा को सीखने से पूर्व उसकी वर्णमाला के ज्ञान को आवश्यक बतलाते हैं, अर्थात जब तक हम वर्णमाला को नहीं सीख लेते हैं तब तक किसी भाषा का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। सर्वप्रथम हमें उसकी वर्णमाला को सीखना होता है। वर्णमाला अर्थात वर्णों का जो समूह होता है वही उसकी वर्णमाला होती है। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी सहायता से उच्चारण किए जा सकते हैं, और व्यंजन जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। संस्कृत में स्वर की परिभाषा के लिए कहा है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो इस प्रकार से जो स्वयं उच्चारण किए जा सकते हैं, जो स्वयं सुशोभित हों, उन्हें स्वर कहा जाता है, और व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं। शुद्ध वर्णोच्चारण संस्कृत भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और सटीक वर्णोच्चारण से भाषाई दक्षता का विकास होता है। इस अध्याय में हम वर्ण उच्चारण स्थानों से परिचित होंगे। तो आइए इन वर्णोच्चारण स्थानों से हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और वर्णोस्थान सर्वप्रथम इनके शिक्षण उद्देश्यों को भी स्पष्ट कर देते हैं। छात्र संस्कृत वर्णमाला के ध्वनि विज्ञान से परिचित होंगे, अर्थात कौन सा वर्ण किस ध्वनि से उच्चारण किया जाता है, और वर्णोच्चारण स्थान का ज्ञान हो सकेगा। किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, मुख में किस स्थान से जिह्वा का स्पर्श होता है, यह ज्ञान आपको इस पाठ के माध्यम से हो सकेगा। वर्णों के उच्चारण के महत्व को जानकर शुद्ध उच्चारण करने में आप सभी विद्यार्थीगण समर्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और शुद्धोच्चारण को सीखने के बाद छात्रों में भाषण, पठन इत्यादि कौशलों की दक्षता प्राप्त होगी, जिससे कि आप कहीं पर भी किसी भी वर्ण को उच्चारण करने से घबराएंगे नहीं और उसका शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वर्णोच्चारण स्थान पर एक सूत्र शैली में चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा की प्रमुख विशेषता है कि यह बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्द में कह देती है। महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण का ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी,
वह भी सूत्र शैली में ही रचा है। अर्थात एक विशद बात को छोटे से अल्पाक्षरों में प्रदर्शित कर देना, यह उनकी विशेषता है। तो उसी विशेषता का अनुसरण यहाँ पर हमने किया है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यह सूत्र है जिसको आप कंठस्थ करने के पश्चात कंठ स्थानीय वर्णों के उच्चारण स्थान को जान सकते हैं। अब इस सूत्र को हम स्पष्ट भी कर देते हैं। अकुह, आ अर्थात आवर्ण यानी आकार। अब जब हम आ कहते हैं तो सवर्ण संज्ञा के कारण ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ, 3 प्रकार के आ का बोध हो जाता है। अर्थात जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्वरों में जो कंठ स्थानीय स्वर हैं, ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। तो इस प्रकार से ये जो आवर्ण है तीनों का बोधक है, तो यह कंठ स्थानीय है। व्यंजन में जब जाते हैं हम तो वहाँ पर जो का वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसे का वर्ग में जो 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग है। तो का वर्ग और आवर्ण ये हो गया। उसके पश्चात हा वर्ण। जैसे आपको बोलने में भी अंतर पता चलता होगा कि हा जब बोलते हैं तो हमारे कंठ से आवाज़ निकलती। उसके बाद जो विसर्ग दिया है, यानी विसर्ग का चिन्ह ये है। तो ऐसा जब किसी शब्द के बाद होता है, जैसे आप राम लिखते हैं और उसके बाद विसर्ग लिख देते हैं तो रामः, तो कंठ से आवाज़ आती है। तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इस प्रकार से आपका सूत्र हो गया अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आ यानी इसमें तीनों आ जाते हैं। कु अर्थात का वर्ग, हा वर्ण, और विसर्जनीया नाम अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं, बहुत सरल सूत्र शैली में आपको स्पष्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र इसी प्रकार से आप इसी शैली का अनुसरण करेंगे। इचु यशा नाम तालु। जैसे यहाँ पर कु से क वर्ग था और यहाँ पर चू से च वर्ग हो जाएगा। और ई जैसे यहाँ आ सवर्ण संज्ञा के कारण ह्रस्व दीर्घ प्लुत का बोधक था, वैसे ही यहाँ पर ये जो दीर्घ ये ह्रस्व ई है वह दीर्घ ई और प्लुत ई का बोधक होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्वरों में ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुत ई, इसका उच्चारण स्थान, इन तीनों ई का उच्चारण स्थान तालु है। व्यंजन में जब पहुंचते हैं हम तो चू अर्थात यहाँ पर देखिए चू आप देख सकते हैं, चू का अर्थ है चा वर्ग, यानी चा वर्ग में जितने वर्ण आते हैं जो 5 वर्ण हैं, चा, छा, जा, झा, या, तो इन 5 का उच्चारण स्थान भी तालु है। उसके बाद 2 और शब्द हैं जैसे या और शा, या और शा, इनका उच्चारण स्थान भी तालु होता है। तो इस प्रकार से इस दूसरे सूत्र का जो भाव है यह है कि ई वर्ण यानी तीनों ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत और चू अर्थात चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, और या वर्ण और शा अर्थात जो तालव्य शा, या और शा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आती है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु। आगे बढ़ते हैं। उपो पद्मनीया नाम ओष्ठौ, ऋटु रसाणाम मूर्धा। यह क्रम आप देख सकते हैं। जैसे अब वर्णमाला के उससे लेंगे, वर्णमाला के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ऋटु रसाणाम मूर्धा आएगा। उपो पद्मनीयाम ये अंतिम वर्ग है। पहले हम इसी को समझ लेते हैं। उपो पद्मनीया नाम ओष्ठौ, यहाँ ओष्ठ स्थानीय वर्णों के विषय में बताया गया है। जैसे उ वर्ण, उ से जैसे वहाँ पर आ और ई के सवर्ण संज्ञा के कारण तीनों इकारों का बोध हुआ था, वहाँ यहाँ पर भी ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ। उ कहने से अच्छा है। हर संस्कृत में एक विशेषता आप ये ध्यान देंगे कि जैसे हमको अ कहना है तो हम अकार कहते हैं, जैसे हमें ई कहना है तो हम इकार कहते हैं, जैसे हम वा कहना है तो वकार कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण की आगे कार लगा देने से उसका वर्ण का बोधक होता है। तो यहाँ पर ह्रस्व उकार,
दीर्घ उकार और प्लुत उकार, और व्यंजन में जब पहुंचते हैं तो पा वर्ग है यहाँ पर, पा वर्ग में 5 अक्षर हैं, पा, फा, बा, भा, मा, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उपदमानीय जो वर्ण होते हैं, पा, फा में जब अर्ध विसर्ग लग जाता है तो उपदमानीय कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान भी अधरोष्ठ होता है, यानी ओष्ठ होता है। सरल शब्दों में आप यही समझें। उसके बाद ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी रिकार देख रहे हैं आप, और चूँकि इसमें तीनों नहीं होते हैं, ये 12 प्रकार का होता है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो इसके विषय में आपको सम्यक तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ट वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा, और रा, चूँकि अब देखिए रा वर्ण कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक वर्ण और देखिए रा, यह भी यहाँ पर हमें रख लेना है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो री यानी रिकार जो ये स्वर में आता है, टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और रसाणाम, चूँकि ये यहाँ पर जगह नहीं थी इसके बाद लिखा है, तो शा और रा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो इस प्रकार से मूर्धा स्थानीय वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है और ओष्ठ स्थानीय वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है। इसी प्रकार से सभी वर्णों को उच्चारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे के वर्णों में भी इसी प्रक्रिया का सूत्र शैली का अनुसरण किया गया है। जब हम इस सूत्र शैली में आगे बढ़ते हैं तो ऋतु लशानाम दंता, ऋतु लशानाम दंताः, अर्थात यहाँ दंत वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में बताया गया। अब दंत स्थानीय वर्ण कौन कौन से हैं इसको स्पष्ट किया। यहाँ पर लृ वर्ण दंत से बोला जाता है, और यहाँ तू लिखा है तो, और पुनः देखें आप लृ वर्ण जब लिखा है तो लृ वर्ण ये भी 2 लिखे हैं। इसको भी आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो लृ वर्ण 2 ही प्रकार का क्यों हुआ, इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। तो ऋतु लशानाम दंताः, तू अर्थात ता वर्ग, यहाँ पर ता वर्ग जो कि नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं, देखिए ता और था, दा, धा, ना, तो ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान दंत है। और ला, और कौन सा उच्चारण स्थान है, ला का भी उच्चारण स्थान दंत है। और उसके बाद ऋतु लशानाम दंता, इस प्रकार से आप देखते हैं तो ऋतु लशानाम दंता। अब यहाँ पर देखिए ये चूँकि शकार भी है, ये यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसके पश्चात यहाँ पर सकार लेते हैं, ये सा, इसको हटा के ये वाला सा, तो ऋतु लशानाम दंताः, तो उच्चारण स्थान दंत स्थानीय वर्णों के उच्चारण को बताया गया। यहाँ पर जैसे है ता, था, दा, धा, ना, तो ता वर्ग हो गया और लृ हो गया और ला भी हो गया और दंत श। इस प्रकार से इन वर्णों को उच्चारण स्थान दंत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ए दौतो कंठ तालु, ए दौतो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान
कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु यानी दो उच्चारण स्थानों को मिला करके ए और ऐ का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं। ओदौ तो कंठोष्ठम, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ को मिला करके जिनका उच्चारण किया जाता है वह ओ और औ वर्ण है। यानी दो स्वर जो हैं ये कंठ और ओष्ठ को मिला करके इनका उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दंत स्थानीय वर्ण कौन कौन से हैं और कंठ और तालु से किनका उच्चारण किया जाता है, यह भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। और उसके पश्चात आगे हम बढ़ते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, व वर्ण का उच्चारण स्थान बता रहे हैं, दंत और ओष्ठ, ठीक है। दंत और ओष्ठ से जिनका उच्चारण किया जाता है उनके विषय में भी यहाँ पर बता रहे हैं। दंत स्थानीय जो वर्ण हैं उनके विषय में बताया। तो वकारस्य दंत और ओष्ठ, यहाँ पर देखें कि व वर्ण वकार जो है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के माध्यम से होता है। यहाँ पर दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से दंत और ओष्ठ को मिला करके व वर्ण का उच्चारण होता है। आगे जब बढ़ते हैं, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य अर्थात नासिका से जिनका उच्चारण होता है वह अनुस्वार होता है। अनुस्वार जब हम किसी वर्ण के ऊपर कोई बिंदी रखते हैं तो वह अनुस्वार होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ यमंगणना नाम, इसका उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है। तो वकारस्य दंतोष्ठम, व वर्ण जो है वो दंत और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है तथा जो अनुस्वार है वो नासिका से बोला जाता है। यमंगणना नाम नासिका च, और प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है यमंगणना नाम नासिका, उसका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। यानी नासिका से इनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मा, ग और ण और ना, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो इस प्रकार से नासिक्य वर्णों का परिचय आपने प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा के मूल भाग से जिसका उच्चारण किया जाए वो कौन से हैं? तो का और खा जब अर्ध विसर्ग के साथ बोले जाते हैं तो इनको जिह्वा मूलीय कहा जाता है। व्याकरण को और शुद्धता के साथ और गहराई से पढ़ेंगे तो इनके जिह्वा मूलीय और उपधमानी के विषय में आप पढ़ सकेंगे। अब हम यत्न अर्थात प्रयत्नों के विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के यत्न होते हैं वर्णों के। तो यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्नों को स्पष्ट किया। आद्यः पंचधा अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा आभ्यंतर प्रयत्न आद्यः पंचधा अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्टे, शतस्पृष्टे, सद्विव्रत, विव्रत, संवृत, भेदात, इस प्रकार से 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। जैसे स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विव्रत और संवृत। तो इस प्रकार से 5 आभ्यंतर प्रयत्नों को स्पष्ट किया गया। ये वर्णों के ही आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। जब वायु मुख के अंदर यानी थोड़ी सी अंदर ही उच्चारण किया जाता है तो वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। जब वायु वर्ण को उच्चारण करने के बाद बाहर वायु छोड़ी जाती है तो वो बाह्य प्रयत्न होता है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न को और स्पष्ट कर रहे हैं कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो कहा
कि जो कादयो मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात जो पांचों वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें कुल मिलाकर के 25 वर्ण होते हैं, का से लेकर के मा पर्यंत तक। ये 25 वर्णों को स्पृष्ट होता है, यानी इनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। तो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानम, अर्थात जो ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह अंतस्थ संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनका होता है। तो अंतस्थ संज्ञक, जैसे कि आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अंतस्थ संज्ञक यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो अंतस्थ संज्ञक कहलाते हैं। तो उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत् पृष्ठम अंतः स्थानम। तो य व र ल इन वर्णों को अंतस्थ संज्ञक कहा जाता है। तो इन्हें हम अंतस्थ संज्ञक कहते हैं। इनका आभ्यंतर प्रयत्न अंतस्थ संज्ञक होता है। उसके बाद ईषद विवृत मूष्मणाम, वर्णोच्चारण में कंठ का थोड़ा खुलना, इसको ऊष्मणाम कहते हैं। ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? सा, शा, स, ह, ये वर्ण जो हैं ऊष्म संज्ञक होते हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। शल ऊष्माणा, शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म संज्ञक होते हैं और उन्हीं का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो ईषद विवृत होता है। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, यह समस्त स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। जो स्वर होते हैं उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। वर्णोच्चारण में कंठ का पूरा खुलना ही विवृत कहा जाता है। तो विवृत प्रयत्न स्वरों का होता है। अचः स्वरा, स्वर कौन से हैं? जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं उनको स्वर कहा जाता है। अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन वर्णों को का जो उच्चारण जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह विवृत होता है। तो इस प्रकार से चौथा हमने आभ्यंतर प्रयत्न देखा। उसके बाद ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव। कहते हैं कि जो ह्रस्व आ वर्ण है, ह्रस्व आ जो स्वर है, उसका प्रयोग में जब आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो वो संवृतम अर्थात संवृत होता है। प्रक्रिया दशा में जो उसका आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत ही होता है। इस प्रकार से केवल ह्रस्व आ का उच्चारण संवृत होता है, जबकि प्रक्रिया की स्थिति में आ का प्रयोग विवृत होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ह्रस्व आ के उच्चारण में मुख खुलता हुआ सा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए उच्चारण में इसका प्रयत्न संवृत है, किंतु प्रक्रिया अर्थात व्युत्पत्ति प्रक्रिया में की दशा में इसका प्रयत्न विवृत ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न के पश्चात बाह्य प्रयत्नों को भी देखा हमने। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। वह विवार, संभार, श्वासनाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस प्रकार से इसके जो बाह्य प्रयत्न होते हैं। यहाँ पर हमने आपकी सुविधा के लिए एक तालिका बना दी है, कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चारण किया जाता है, अर्थात उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यहाँ पर स्वर, जो स्वर कंठ से बोला जाता है वो उसका एक तालिका में दिखा दिया गया है। जो व्यंजन बोला जाता है उसको भी उसी तालिका में रख दिया है। कौन सा वर्ण किस संज्ञा का है ये भी आपको इस तालिका के माध्यम से जान सकते हैं। और उन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है, अर्थात उनकी संज्ञा क्या होती है, ये भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे आप अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो यहाँ पर आ और दीर्घ आ, का, ख, ग, घ, अंघ और हा और विसर्ग, इन वर्णों को कंठ कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस तालिका के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इस तालिका का निर्माण आप लोग भी करें, जिससे कि आपको सभी वर्णों के उच्चारण स्थान जानने में सहजता हो सके। तो इस प्रकार से हमने वर्णोच्चारण स्थान इस पाठ के माध्यम से सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। आशा करता हूँ
आप सभी को इस कक्षा के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान भली भांति हो सका होगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।